हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है वीडियोस बनाने में सो दैट आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेगी। सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आपको कोई फी एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल या सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज का फायदा उठाइए और खूब पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो से जो आपकी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 6 दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था और हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों का मैंने आपको बेसिक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। सो आई होप आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जहां पे जो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती है, मान लीजिए वो पूरी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आगे प्रोसेस करना। जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर आता है। अब वो एग्रीकल्चर, मान लो एक कॉटन है, ठीक है, किसी ने खेत में कॉटन लगाया है जिसे कि हम कपास बोलते हैं, किसान लोग उसे कपास बोलते हैं, ठीक है। वो कॉटन बॉल्स आपने देखी होगी खेतों में लगी हुई। अब वो कॉटन बॉल्स को निकाल के उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका कपड़ा बना रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, उस जो रॉ मटेरियल है, वो वाला जो रॉ मटेरियल है उसको हमने जैसे आगे प्रोसेस किया और उसे हमने कुछ नया, एक उसमें हमने कुछ वैल्यू ऐड करके कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाया, वो हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये जितना भी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो देखते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्योंकि यहां पे वो जो प्राइमरी प्रोडक्ट था उसमें कुछ वैल्यू ऐड की गई और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया गया। सो दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्लियर है? समझ में आपको आ गया है? अब हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, जो मॉडर्न लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप ये समझ लीजिए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आपको हो गए हैं पूरे क्लियर। अब बारी आती है हमारे आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स पे आने की। तो देखो, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। सो एक एक करके हम उन्हें समझेंगे। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री होती है तो वो अलग अलग उसके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री जब भी लोकेट करता है एक बिजनेसमैन या कोई भी, तो वो पहले से एक पूरा माइंडसेट बना लेता है कि मुझे किस हिसाब से मेरे यहाँ गुड्स प्रोड्यूस होंगे। क्या मेरे यहाँ पे मास क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस होंगे? क्या मेरे यहाँ पे ऑर्डर आया और फिर हमने गुड्स बनाए? क्या मेरे यहां बहुत सारी मशीन्स लगेंगी? क्या हम लोग हाथ से बनाएंगे? तो जब भी ये सारी चीजें होती है तो एक बिजनेसमैन पहले से ही सोच के रखता है। सो वैसे ही मेथड ऑफ प्रोडक्शन या स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स में हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, या तो वो क्राफ्ट मेथड के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस करती है या मास प्रोडक्शन के थ्रू गुड प्रोड्यूस करती है। अब क्राफ्ट मेथड क्या होता है? अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस व्हिच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई। क्राफ्ट मेथड वो होती है जहां पे कम गुड्स बनाए जाते हैं और ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि अब हमने 5 सामान का ऑर्डर दिया तो पांचों ऑर्डर के बेसिस पे बनाए गए। अब जब सामान ऑर्डर के बेसिस पे बन रहे हैं तो वो थोड़े से हाई होती है उनकी कॉस्ट, एक तो कम क्वांटिटी में बन रहा है। वहीं अगर हम मास प्रोडक्शन देखें, मास प्रोडक्शन मतलब क्या? मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा में प्रोड्यूस कर देना, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना। हम लोग ऑर्डर का वेट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन होता है और उसे मार्केट में रिटेलर्स के पास या होलसेलर्स के पास में उसको दे देते हैं या बड़ी बड़ी चेन स्टोर्स के पास में दे देते हैं एंड देन वो उसे आगे बेचते हैं। तो मास प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? जब बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वही कॉस्ट, हाई कॉस्ट कम हो जाएगी। और क्राफ्ट मेथड में क्या होता है? क्राफ्ट मेथड में ऑर्डर
टू ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब जब भी मास प्रोडक्शन होता है तो मास प्रोडक्शन में आप ये सोचिए कि मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारा गुड्स हमें बनाना है, तो दिखती सी बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी, बहुत ज्यादा मशीनरी लगेगी। अब जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ गई, जब हमारे पास में मशीनरी आ गई, तो दिखती सी बात है टेक्नोलॉजी मशीनरी वो जो गुड्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम कर देगा। आप कोई भी गुड हाथ से बनाएंगे, ठीक है, या इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, तो दिखती सी बात है कि वो थोड़ी सी मेहनत से बनेगा। अब जब वो मेहनत से बनेगा तो हम उसमें थोड़े से रुपए ज्यादा लगाएंगे। अब जब हमने एक बार मशीन ले ली तो मशीन तो जरूर महंगी आई, लेकिन वो मशीन क्या करेगी, हमारे काम को आसान कर देगी, तो उसका होगा मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन होगा तो हम उसके प्राइस को नीचे कर देंगे। सो ये दो मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब ये दो मेथड अभी आपको पढ़नी है क्लास 12th लेवल पे। बाकी आप जब आगे ज्योग्राफी में अगर आप ऑनर्स वगैरह करेंगे तो आप और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे, बट फिलहाल आपको ये दो मेथड समझनी है। एक होती है क्राफ्ट मेथड और दूसरा होता है मास प्रोडक्शन। क्लियर है? इतना आपको यहां तक समझ में आ गया, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, आपके बुक में एक छोटा सा टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में कि मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। इनको आपको समझने की जरूरत है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा इंडस्ट्री, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो इनमें अंतर क्या है, ठीक। तो बेसिकली देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है टू मेक बाय हैंड, हाथों से कुछ बनाना, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब समय बदलता गया, एक समय पे सारी चीजें हाथों के थ्रू होती थी, लेकिन हमने देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप वगैरह में, फिर उसका इंपैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ा। आज के टाइम में हमारे यहाँ भी सारी मशीनरीज और इनके सहारे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। सो एक समय पे जब सारी चीजें हाथ से बन रही थी तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे थे कि कोई भी चीज को हाथ से बनाना। लेकिन समय बदला तो वो हाथ को रिप्लेस कर दिया किसने, उस हाथ को रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने, ठीक है। अब मशीन्स के सहारे गुड्स बन रहे हैं, अब मशीन्स के सहारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने मैन्युफैक्चरिंग बोला। फिर आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये भी वही काम कर रहे हैं कि यहां पे भी कुछ ना कुछ नया गुड्स बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक नैरो टर्म है और जो इंडस्ट्री है वो एक ब्रॉडर टर्म है। अब ब्रॉडर टर्म इंडस्ट्री को मैंने क्यों कहा, क्योंकि इंडस्ट्री आप सोचो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब आपने बार बार बॉलीवुड स्टार्स को सुना होगा कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है, हमारे यहाँ फलानी समस्या है, ये है, हमने इतना संघर्ष किया, उसने ऐसा किया, हमारी इंडस्ट्री में ये समस्या है। तो आपने बॉलीवुड स्टार को बार बार सुना होगा ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, वो क्या मतलब वो ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या फैक्ट्री में, ऑल्दो वो बहुत सारी चीजें अदर वे में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस इन द सेंस कि वो कुछ ना कुछ मूवी बना रहे हैं, तो वहां पे वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बहुत सारी चीजें कुछ नया बना रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ब्रॉडर टर्म्स है, लाइक हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या आपने एंटरटेनमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये सुना है क्या? तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री शब्द है इसको हम फैक्ट्री के लिए भी और जो अदर जो सर्विस सेक्टर है उस इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है जो हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कितने अवजार लग रहे हैं। अवजार यानी इन द सेंस चाकू चारू बोल रहा हूं, है ना, चाकू तलवार भाला नहीं, यहां पे अवजार मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कितने आपके साइंटिफिक मतलब टेक्नोलॉजिकली गैजेट्स आपके कितने लग रहे हैं। आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो सारे काम होते हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं, मशीनों के द्वारा ये सारे काम होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर कोई भी चीज बन रही है तो उसमें कितने मॉडर्न गैजेट्स लग रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, ऑटोमेशन देखते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेशन वाली चीजें आ गई है कि इंसान का काम ही नहीं बचा है, यहाँ पे सारी काम मशीन्स कर रही हैं, सारा काम वो कर रही है।
इवन अगर आप घर में देखेंगे तो अगर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा या किसी के घर में होगा या किसी ने अपने रिलेटिव के घर में देखा होगा, किसी ने कहीं ना कहीं ये वाली चीज देखी होगी, आपने देखा होगा एलेक्सा टर्न ऑन दी लाइट्स, ये सारी चीजें देखते हो ना, इंसान कर रहा है क्या? आज के तारीख में इंसान को लाइट चालू करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने बोला कि सीरी या एलेक्सा ये काम करो, वो लाइट चालू बंद कर रहे हैं। तो वैसा ही हम इसे इंडस्ट्री में भी अप्लाई करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज में इंसानों की जरूरत कम पड़ने लगी है, क्योंकि सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। ऑटोमेशन मतलब क्या है? विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। यहां पे क्या होता है कि ह्यूमन थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, ये जो मशीन है ये मशीन अपना सारा काम कर देगी, मशीन गुड्स बना देगी, इस मशीन को पता है कि कब क्या करना है, अभी प्रोडक्ट बन गया है, अब उसकी पैकेजिंग करनी है, अब ये करना है, तो सारा काम ऑटोमेशन के थ्रू हो गया है। ह्यूमन थिंकिंग और ह्यूमन रिक्वायरमेंट की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये चीज भी आपको समझ में आ गई। Automatic factories with feedback and closed loop computer control system where machines are developed to think have sprung all over the world। और आज के तारीख में हम देखते हैं कि जो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज है ये हम पूरे विश्व में हमें देखने को मिलती है, सब जगह है। लेकिन यहां पे हम ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें आज भी जो लेबर वर्क फोर्स है, ठीक है, जो लेबर का काम है उसे इन फैक्ट्रीज ने रिप्लेस नहीं किया है। बाकी अगर हम लोग डेवलप नेशंस में जाएं लाइक यूएसए या फिर यूरोपियन नेशंस में जाएं तो वहां बहुत हद तक चीजें ऑटोमेशन के थ्रू हो गई है। जैसे अभी मैंने आपको घर का ही बताया, अब वहां ये चीजें बहुत नॉर्मल है। ऑल्दो इंडिया में भी अब ये चीजें हो रही, लेकिन अभी ये उस स्केल पे नहीं हो रही है ना कि हमारे लाइट बंद कर दो, चलो एलेक्सा ये करो वो करो, उस स्केल पे नहीं हो रही ना चीजें। लेकिन एक समय ये भी आएगा, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, कि इंडिया में भी ये चीज बहुत नॉर्मल हो जाएगी। सो ये जो ऑटोमेशन का, ये जो मैकेनाइजेशन का है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। किसी देश में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन के थ्रू ही काम हो रहा है, बाकी किसी देश में लेबर के थ्रू काम हो रहा है, और किसी देश में मिक्स ऑफ है। लाइक इंडिया में हम देखें तो ऑटोमेशन के थ्रू भी काम हो रहे हैं, लेकिन लेबर को रिप्लेस नहीं कर पाई है ये वाली चीजें। क्लियर? सो आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मैकेनाइजेशन भी क्लियर हो गया है। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर सेटअप हो गई है तो उसमें बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। आपने कोई भी फैक्ट्री बना दी हो तो ऐसा थोड़ा ना कि आप उसको छोड़ दोगे, हमें बार बार उसमें रिसर्च इनोवेशन, हम कोई गलती करेंगे फिर उस गलती को सुधारेंगे, फिर सारी चीजों को देखेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है? सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी वही होता है। आपने आपकी स्कूल वगैरह में देखा होगा कि स्कूल में चीजें बदलते रहे, वो बदलते क्यों रहते हैं? मतलब कई बार बहुत सारी चीजें, कुछ फंक्शंस, मान लो कोई एक बार एनुअल फंक्शन हुआ, उस एनुअल फंक्शन में पता चला किसी ने बम धमाके फटाके फोड़ दिए है ना, फिर अगली बार से क्या होगा, वहां पे कैमरा लगा दो, वहां पे ये कर दो, वहां पे ये कर दो। तो क्या हुआ, पिछली वाली गलती से सीखा और नेक्स्ट आने वाले फंक्शन में उसको इंप्रूव किया। आपने वैसे ही घर में देखा होगा कि हम लोग चीजों को देखते हैं, सुधारते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? सो वही इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहां पे वैसे ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, इनको अपना प्रोडक्ट बेस्ट देना होता है। हम 21st सेंचुरी में है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको भी पता है हर चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए हैं। ठीक है? अगर मुझे ये चीज नहीं पसंद आई तो मैं दूसरा ले लूंगा, अगर मुझे ये बोर्ड नहीं जम रहा है तो हम कल को कोई दूसरी कंपनी का बोर्ड ले लेंगे। अल्टरनेटिव की कमी नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आपको मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कहीं और से पढ़ेंगे, और कहीं और आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो आप यहीं से पढ़ेंगे। आपके पास भी YouTube पे हजारों चैनल है, आप हर चैनल से पढ़ के आते हैं, सब जगह से पढ़ के देखते हैं कि कौन सही पढ़ा रहा, कौन नहीं पढ़ा रहा, कौन फ्री में पढ़ा रहा, कौन पेड में पढ़ा रहा, ये तमाम चीजें हैं। तो आज के तारीख में हर जगह अल्टरनेटिव है। ठीक है? हर चीज का अल्टरनेटिव है। तो इसलिए बिजनेस में इनोवेशन करना, रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्लियर? Now, organizational structure and stratification. मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हम बात करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कि आपने मान लो एक फैक्ट्री बना दी। ठीक है? ये घर जैसा लग रहा है लेकिन इसे फैक्ट्री समझिए। ठीक है? आपने एक फैक्ट्री बना दी है, तो इस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। हमें सिर्फ आउटर लुक थोड़ी ना देखना है कि हाँ मुझे वो फैक्ट्री दिख रही है, हमें ऐसा थोड़ी ना करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, ठीक है, जो इंसान है, वो क्या काम
काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है, कितने रुपए लगे हैं, कितनी चीजें नहीं लगी है, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट होती है। ठीक है, सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखें तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें दिखेंगी, उसमें हमें दिखेंगी अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा मशीन्स वगैरह हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी दिख रही है हमें कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, हम यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम छोटी वाली इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी है, वहां पे जो ऑटोमेशन वाला सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। देन एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट्स एंड लो कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है, हम एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, तुम्हारा काम गुड्स बनाना है तो तुम गुड्स बनाओ, तुम्हारा काम पैकेजिंग है तुम पैकेजिंग करो, जो एचआर और जो मैनेजमेंट का काम है कि आप उसको संभालो तो आप वो करो, आप इधर उधर काम आप इधर उधर इंटरफेयर ना करें। तो यहां पे हम एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं। अब जब हम एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली हम लोग लिंक करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर से। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये हुआ कि ये वाले जो वर्कर है ये काम करेंगे, ये वाले वर्कर जो ये काम करेंगे, ये वाले वर्कर है जो ये काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे विथ लेस एफर्ट्स। इसको आप ऐसे समझो, सॉरी यहां थोड़ी सी मुझे सर्दी है लेकिन मतलब आपकी वीडियोस में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सो आप उस चीज को इग्नोर करें और जो मैं समझा रहा हूं उस पे फोकस करें। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं उस पे आपको फोकस करना है। हमने बात की यहां पे स्पेशलाइजेशन की। अब मैं मान लूं यहां स्पेशलाइजेशन है, राइटिंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन। ठीक, अगर स्पेशलाइजेशन है, हर इंसान अपना काम कर रहा है, तो इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर से लिंक कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर से मैं इसको लिंक करूंगा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब कि तुम इस काम में निपुण हो तो तुम ये काम करो, तुम उस काम में निपुण हो तो तुम वो काम करो, तुम इस काम में अच्छे हो तो तुम ये करो, तुम उस काम में अच्छे हो तो तुम वो करो। अब जब हमने वर्कर को बांट दिया तो उसको मैं अंग्रेजी में क्या कहूंगा, उसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा डिवीजन ऑफ लेबर, कि मैंने लेबर्स को बांट दिया है। यू आर गुड एट ब्रांडिंग, यू आर गुड एट मार्केटिंग, यू आर गुड एट फाइनेंस, और तुम गुड प्रोड्यूस करने में सही हो तो तुम चलो ऐसे बढ़ जाओ। जब ये सारी चीजें हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एक गुड आउटपुट निकलेगा, गुड आउटपुट निकलेगा। ठीक है, गुड आउटपुट, मैं बुक का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन आप समझ पा रहे हैं यहां पे गुड आउटपुट मतलब कि हमने लोगों को बांट दिया है, तो यहां पे जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा निकलेगा कि जो जिसमें स्पेशलाइज है वो वही काम कर रहा है। गुड आउटपुट निकलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसका रिजल्ट में ये होगा कि ये जो प्रोडक्शन यहां पे हो रहा है, ये प्रोडक्शन यहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगा कि हाँ भैया ये जो इंसान है इसका काम सिर्फ ब्रांडिंग का है, ये जो इंसान है इसका काम सिर्फ फाइनेंस का है, ये जो इंसान है इसका काम सिर्फ पैकेजिंग का है। तो उन लोगों को बांट दिया तो सब अपना काम अच्छे लेवल पे करेंगे, सब अपना काम बेटर लेवल पे करेंगे। और जब प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब लोग आपस में लोग डिवाइड होके काम करेंगे, साथ में टीम वर्क भी होगा, लेकिन जब लोग डिवाइड होके काम करेंगे, सब ये चीजें होंगी, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्राइजेस भी कम मिलेंगे, प्राइजेस भी कम होंगे। आप खुद सोचो, एक फैक्ट्री ऐसी है, आप उस फैक्ट्री में गए और आपको ही नहीं पता आपको क्या करना है। 2 घंटे आपसे बोल दिया कि भैया तुम पैकेजिंग में आओ, 2 घंटे तुमसे बोल दिया भैया तुम मार्केटिंग करो, मतलब सेल्समैन बन के कहीं बाहर जाओ, 2 घंटे तुमको कुछ बोल दिया कि चलो तुम सोशल मीडिया पे डालो, फिर 2 घंटे बाद बोल दिया कि तुम प्रोडक्ट बनाने में मदद करो। तो आखिरी में आते आते तक आपका भी दिमाग का दही हो जाएगा कि क्या करा है, मतलब मुझे 1 घंटा ये कर दो, 1 घंटा वो कर दो, 1 घंटा ये कर दो, मतलब बोर हो जाओ, मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, और आप कोई एक काम सीख भी नहीं पाओगे। वहीं अगर आपको डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो आप ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे। क्लियर है? अल्टीमेटली इसकी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्राइसेस कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये वाली चीज समझ में हुई। वास्ट कैपिटल, बहुत ज्यादा रुपए लगाने पड़ते हैं। जब भी हम बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो रुपए दिखती सी बातें लगाना पड़ता है, जमीन वगैरह के, फिर उसमें
अगर हम देखें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लाते हैं, हैवी मशीनरी लेके आते हैं, फिर उसके बाद में हमें लोग हायर करने पड़ते हैं, और जब लोग हायर करते हैं तो हमें उन ह्यूमन रिसोर्स को भी कुछ सैलरी देनी पड़ती है, फैक्ट्री का सेटअप करना, मशीन लाना, तो एक अच्छा खासा वो करना पड़ता है। देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर का काम अलग है, सारी चीजें एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे काम बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी, जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे वो थोड़ी सी हमें वो देखने को मिलती है। यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग, मतलब देखा जाए तो सुपीरियर लेवल पे होते हैं, लाइक मैनेजमेंट के लेवल, मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप एक पूरा मैनेजमेंट वाला सिनेरियो देखते हैं कि वो टॉप पे बैठे बैठे नीचे वाले लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, सरल यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नेक्स्ट है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो वर्ल्ड के, मान लो कोई इंडस्ट्रीज है तो वो यहीं सेटअप है, यहां नहीं है। जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां अमेरिका वाला पार्ट है इस साइड, इस ग्लोब की इमेज में, तो यहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। लेकिन अगर हम अफ्रीकन नेशन में देखें तो अमेरिका के मुकाबले यहां पे जो है, यहां पे इंडस्ट्री कम है, इस वाले एरिया में कम है। तो अनइवन मतलब क्या कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है और किसी एरिया में सूखा पड़ा है, मतलब कुछ नहीं है, दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे कुछ नहीं है, मतलब बहुत कम है। सो हम अगर अब आप पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखें, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैं, बाकी कुछ में कम है। आजकल हम देखते हैं वैसे तो सभी जगह इंडस्ट्रीज होती है, लेकिन डेवलप नेशंस में बहुत ज्यादा है, या जो इमर्जिंग मार्केट्स है, इमर्जिंग मार्केट इन द सेंस चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, कुछ एशियन कंट्रीज हो गई, सिंगापुर वगैरह, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ क्या ही, मतलब कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जरा सा है, इतना सा कोई ज्यादा नहीं है अगर हम हमारी कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन अब जो मैंने आपको वर्ल्ड लेवल पे बताया है, इसको आप इंडिया के लेवल पे भी कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया के लेवल पे कैसे? अभी मैंने आपको वर्ल्ड के लेवल पे बताया है। अब अगर आप एक कंट्री के लेवल पे अगर इस चीजों को सोचेंगे तो आप देखेंगे कि जहां बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जिन स्टेट में अगर हम देखें बड़ी बड़ी सिटीज नहीं है या जहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन सही नहीं है तो वहां इंडस्ट्रीज कम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर आप देखेंगे बाकी इंडिया के मुकाबले, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम देखें तो इंडिया में भी अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि वहां माउंटेन रीजन है, वहां स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस गवर्नमेंट की भी गलती होती है। हम सिर्फ ज्योग्राफिकल को ही वो नहीं दे सकते, हम सिर्फ ज्योग्राफी को ही पूरा कोस नहीं सकते हैं, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती, तो बहुत सारी चीजें होती है। सो हम क्या देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में और कंट्री के लेवल पे अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं जगह बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होती है, बाकी बहुत सारी जगह इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब एक बार रीड करते हैं कि क्या है यहाँ पे। Major concentration of modern manufacturing have flourished in few number of places. They cover less than 10% of world's land area. अब यहाँ पे क्या है, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ कुछ ही जगह पे है, और अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सिर्फ 10% एरिया पे। सोचो इतना बड़ा विश्व, लेकिन 10% एरिया पे ही मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसका मतलब क्या दर्शाता है कि कुछ कंट्रीज में ही है, बाकी कंट्रीज में नहीं है। These nations have become the centers of economic and political power. अब जहां इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बिल्कुल बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? अब यहां पे पॉलिटिकल साइंस को लिंक करो, थोड़ा सा पॉलिटिक का दिमाग तोड़ो। कोई भी नेशन को हम कब डेवलप बोलते हैं? जब उसकी इकोनॉमी, मतलब आज के तारीख में इकोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में। अगर आप इकोनॉमिक पावर हैं तो पूरा वर्ल्ड सर झुकाएगा, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में पीछे हैं तो कुछ नहीं है। तो इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग हैं तो, लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है ना। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वही इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम लोग हैं,
लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। और अगर किसी भी देश को ग्रो करना है, किसी भी देश को डेवलपिंग से डेवलप नेशन के टुवर्ड्स जाना है, तो उसे इंडस्ट्रियल टर्म्स में ग्रो करना ही करना होगा। इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों आई, अब थोड़ा सा बुक के हटके, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, हमें ये थोड़ी सी चीजें समझनी होगी। इंडिया को हम डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, ठीक है, ऑल्दो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मानसून का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, तो वो आउट ऑफ द कंट्रोल है कुछ चीजें, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो रिजल्ट हम चाहते हैं, ठीक है। प्लस हमने देखा कि इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है, आप बैंक्स देख लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लो, सर्विस सेक्टर कितना ग्रो किया। आपने भी देखा होगा ना कि इंडिया में एग्रीकल्चर से लेके सर्विस सेक्टर तक बहुत ग्रो किया, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। इंडिया में ग्रोथ कैसी हुई है, इंडिया में जो अब तक की ग्रोथ है वो इस तरीके से हुई है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो है, ये प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किया एक समय पे। आजादी के बाद में बहुत सारे लोग यहीं पे एम्प्लॉयड थे, आजादी के बाद में, देश की आजादी के बाद बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे बिलोंग करते थे, तो ये सेक्टर ग्रो किया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बहुत सारे रीजन है, ठीक है, स्टिल हमें वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जो हम चाहते हैं। फिर यहां से हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, फिर यहां पे हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, है ना, इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहां पे प्राइमरी सेक्टर ग्रो किया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से सीधा हमारे यहां सर्विस सेक्टर ग्रो करने लग गया, हमारे यहां सेकेंडरी सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पाया है। इसलिए हमारे यहां, इसलिए हम जो बोलते हैं ना इंडिया इज इन डेवलपिंग फेज, वो इसलिए भी है क्योंकि हमें सेकेंडरी सेक्टर को यहां पे पुश देना होगा। अब देखो, थोड़ा मुझे मजे आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं, बस 1 मिनट और लूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं। अब ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में होना चाहिए, बिकॉज यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, और हम लोगों का काम होता है कि आपके मन में ऐसे क्यूरियस क्वेश्चन आने चाहिए कि चीजें ऐसे क्यों नहीं हुई, इंडिया में चीजें ऐसे क्यों नहीं हुई, या ऐसे होगा तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आपको एक क्यूरियोसिटी वाला माइंड रखना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि हमारे यहां क्या था, हमारे यहां इंडस्ट्रीज का बेस ही नहीं बन पाया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइसेंसिंग राज वाला सिस्टम चल रहा था, इतनी हम लोग परमिट दे नहीं रहे थे, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सरकार के हाथ में चली गई, और लोग, लेकिन देश आजाद हुआ तो सरकार ने कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि जितनी भी सरकारें आई सबने आराम किया। उन्होंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले, कुछ किया, कुछ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे सर्विस सेक्टर ग्रो होने लग गया, लोग पढ़ने लग गए, लोग अपनी अहमियत समझने लग गए, सर्विस सेक्टर ग्रो होने लग गया, और इंडस्ट्रियल बेस कभी मिल ही नहीं पाया इंडिया में, इसलिए ये वाला सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाया, और सीधा ग्रोथ हमें यहां देखी। अब आज की तारीख में आप क्या देखते हैं, आज की तारीख में सरकार, आपने नहीं देखा कि बहुत सारा स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप लाओ, ये करो वो करो, आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आप नौकरी लो, नहीं आप नौकरी दो, ये सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में होती है कि सरकार ऐसा बोल रही है। तो उनका मेन फोकस क्यों, गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इस सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। इफ वी वांट इंडिया टू बी अ डेवलप्ड नेशन, हमें ये सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करना यहां बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। सो अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको थोड़ा सा, हम वहां जाके चले गए। सो फिर हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि जिस नेशन के पास में इकोनॉमिक पावर होती है वो ऑटोमेटिकली डेवलप नेशन माना जाता है। चाहे आप यूएसए देखो, आप आज की तारीख में चाइना देखो, हम चाइना में कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, चाइना में कितना लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन चाइना के बारे में कंट्रीज बोलती है, वो यूएसए भी बोलता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कर कोई नहीं पाता है, बिकॉज आप इकोनॉमिक टर्म में चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और चाइना के पास में एक बहुत बड़ा मार्केट बेस है, चाइना के पास में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये जितनी भी एमएनसीज वगैरह है, इनको पता है कि इनका बिजनेस चाइना में अच्छा चलेगा क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन है। आप आज की तारीख में देखो, इंडिया को भी
एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट बेस है। आप जितनी भी एमएनसीज वगैरह देख लो, चाहे केएफसी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी एमएनसीज वगैरह देख लो, इन्हें पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हमने इंडिया के खिलाफ गए तो ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारा जो मार्केट बेस है वो कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा सभी एमएनसीज इंडिया पे टारगेट क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, यहाँ की इकोनॉमी में पोटेंशियल है, और दूसरी बात यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ मार्केट बेस बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहती, हर कंपनी इंडिया को पकड़ना चाहती है, और जितनी भी एमएनसीज वगैरह है उनकी नजर इंडिया पे जरूर होती है। क्लियर? चीज समझ में आ गई? नाउ थिंक ऑफ डेवलप्ड नेशन एंड डेवलप्ड नेशन, थिंक ऑफ विलेज एंड सिटी। वही अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बता ही दिया कि डेवलप्ड नेशंस में ज्यादा इंडस्ट्रीज है कंपेरेबल टू अंडर डेवलप, या सिटीज में ज्यादा है कंपेरेबल टू विलेज। ये अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते आ रहे हैं। तो ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। क्लियर? ये चीज आप समझ गए हैं। अब हम यहां पे एक दूसरे सवाल के साथ में चीजें स्टार्ट करते हैं। वो सवाल ये है, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन? यहां पे हमने देख लिया अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि कुछ इंडस्ट्री यहां पे सेटअप है, कुछ इंडस्ट्री वहां सेटअप है, बीच में कुछ नहीं है। तो इसी पॉइंट को अगर आप लिंक करो इस वाले क्वेश्चन से तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। यहां पे क्या है? व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज का मेन मकसद क्या होता है? जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनका सबसे बड़ा मेन मकसद होता है कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। इसी सोच को लेके हर बिजनेसमैन उतरता है। अगर आपके पापा की भी कोई शॉप वगैरह होगी, ठीक है, अगर आप शॉप वगैरह देख रहे होंगे तो आपके पापा भी मेहनत इस चीज पे कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे हो वो, कि मुझे प्रॉफिट निकालना, मुझे लॉस में नहीं जाना। और प्रॉफिट भी निकालना 1-2 रुपए नहीं निकालना, मतलब प्रॉफिट भी निकालना तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है। तो हर इंडस्ट्री, हर एंटरप्रेन्योर, हर मैन्युफैक्चरिंग हब सारी चीजें ये सोचता है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। और जो लाग लग रही है, जिसे कि हम हिंदी में लाग बोलते हैं, ठीक है, जो कॉस्ट लग रही है, ठीक, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका कम लगे और आउटपुट ज्यादा हो, मतलब हमें रुपए कम लगाने पड़े और आउटपुट ज्यादा हो। तो रुपए कम लगे लेकिन आए ज्यादा, इस पे हर बिजनेस फोकस करता है। एवरी बिजनेस फोकस ऑन दिस मॉडल ओनली। क्लियर है? नाउ Therefore, industry should be located at points where the production costs are minimum. इसलिए देखो होता यह है कि हर इंडस्ट्री, जो हर इंडस्ट्रियल मैन होता है, जो हर इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो ये सोचता है कि फिर मैं ऐसी जगह सेटअप करूं जहां पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जहां पे जो इंडस्ट्री में जो लाग लग रही है वो कम लगे और आउटपुट ज्यादा हो। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले इस चीज पे सोचेगा कि मैं कुछ ऐसी जगह पे सेटअप करूं जहां मुझे कम रुपए लगाने पड़े और ज्यादा रुपए बदले में मिले। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एज अंडर। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि बताते हैं कि इंडस्ट्री यहां पे सेटअप होनी चाहिए, इंडस्ट्री यहां पे सेटअप नहीं होनी चाहिए। या कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई भी फैक्ट्री सेटअप होती है तो वो कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करती है? कभी भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले ऐसा थोड़ी ना कि आज सपना आया, हाँ आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो कुछ ना कुछ फैक्टर सोचते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सोचते हैं, फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद में वो इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, उसके बाद में वो जगह जगह इंडस्ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से फैक्टर है? पहला है एक्सेस टू द मार्केट। एक्सेस टू द मार्केट मतलब जब भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज अपनी सेटअप करता है तो वो ये देखता है कि मार्केट कितना दूर है। मार्केट इन द सेंस उस इंडस्ट्रीज से कोई ना कोई एक फाइनल प्रोडक्ट तो बनेगा। अब वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में ही तो जाएगा बिकने, बेचेगा मार्केट में ना इंसान। तो इंसान जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका मार्केट कहां पे है, ठीक है, तो वो एक्सेस टू द मार्केट दिखता है। मार्केट मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी जहां लोग रह रहे हैं मार्केट, हर प्रोडक्ट के अपने अपने टारगेट्स होते हैं हर प्रोडक्ट के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन ये है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि
हम लोग यूथ पॉपुलेशन के लिए कह सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बुढ़े लोग लेते हैं, मतलब अलग अलग जो है ना, मतलब वो रहता है। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले देखता है कि मार्केट है या नहीं है जहां मैं सेटअप कर रहा हूं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने आपकी फैक्ट्री यहां पे सेटअप की और इसका मार्केट यहां पे है, तो यहां से जो आप यहां पे गुड्स लेके जा रहे हैं, यहां से जो आप ये गुड्स को यहाँ पे बेच रहे हैं, इनमें क्या लगेगा, इनमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। और ट्रांसपोर्टेशन में हमें यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ना होगा। अगर मान लो यहाँ पे सामान 100 रुपए का है, तो हम फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि मुझे इतनी दूर पहुंचाना भी है तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ना होगा, तो मैं इसमें 10 रुपए और बढ़ा देता हूं, तो ये प्रोडक्ट 110 का हो जाएगा, जिसमें कि 10 रुपए उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो एक्सेस टू द मार्केट मेन देखा जाता है कि मार्केट के इर्द गिर्द हम लोग सेटअप करें तो बहुत अच्छा है। ठीक, सेम वही चीज अप्लाई होती है रॉ मटेरियल्स में, कि उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। अब मैंने आपको ये बताया है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसमें कोई वैल्यू ऐड की जाती है, तब जाके वो एक सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, यहां पे कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है, चाहे आप कोई सी भी फैक्ट्री लो, वो कोई ना कोई, जैसे वही कपड़ा बनाना है तो फैब्रिक्स वगैरह, कोई कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो कॉटन वगैरह चाहिए तो वो रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, तो रॉ मटेरियल भी देखा जाता है कि रॉ मटेरियल कितना दूर है। तो मोस्टली इंडस्ट्री कोशिश करती है कि रॉ मटेरियल के आसपास ही उनकी फैक्ट्री सेटअप हो। अगर रॉ मटेरियल दूर होगा तो वही वाली बात है कि बहुत दूर से हमें इस सामान को, मान लो ये हो गया साउथ इंडिया में, ठीक है, ये साउथ में है और हमने फैक्ट्री सेटअप कर दी नॉर्थ से, तो आप सोच रहे हो रॉ मटेरियल यहां से यहां जाना कितना कॉस्टली होगा, और ये इंडस्ट्री बार बार डिपेंडेंट रहेंगी कि अभी रॉ मटेरियल ही नहीं आया, अभी रॉ मटेरियल ही नहीं आया। तो इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि जहां रॉ मटेरियल है उसी के आसपास में कहीं मेरी इंडस्ट्री सेटअप कर दूं, जहां ये इतना बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और इतनी जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को मैं कम कर पाऊं। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, अब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंडस्ट्रीज में काम होता है तो लेबर लगते हैं। अगर आप ऑटोमेशन का भी काम करेंगे तो भी आपको कुछ लोग तो लगेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ लोग तो लगेंगे। तो हम देखते हैं कि लेबर है कि नहीं है उस जगह पे, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट देखो ऐसा सोचेगा कि मुझे चीप लेबर मिले, मतलब सस्ते भाव में कोई मेरा काम कर दे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे 1000 रुपए दिन के देने पड़े। अगर उन्हें पता है कि कहीं दूर जाके उनको लग रहा है कि 200 रुपए दिन में काम हो सकता है, तो सोचेंगे कि ऐसे 200 मतलब हम लोग यहाँ पे 800 रुपए बचा रहे हैं, तो यहाँ 800 अगर हम बहुत सारे रुपए बचाएंगे तो एक दिन के हम लोग 10,000 रुपए भी ऐसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट देखेगा कि चीप लेबर कहां है। अब क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, डेवलप्ड नेशंस में इसकी बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो एमएनसीज वगैरह है वो अपना बेस डेवलपिंग नेशंस में क्यों बनाती है, वो अपना बेस डेवलपिंग नेशंस में बनाने का रीजन ये है कि उनके वहां एक तो लेबर मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो बहुत ज्यादा महंगा है, फिर वो डेवलपिंग नेशंस में आता है तो लेबर बहुत सारे हैं, यहाँ पे वर्कफोर्स बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारे लोग काम के इच्छुक हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत कम रुपए में काम करेंगे, और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उनका जो प्रोडक्शन है, जो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होगी, जो लाग लगेगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो अपने प्लांट्स, वो अपनी यूनिट्स डेवलपिंग नेशंस में इसलिए सेटअप करती है क्योंकि उसका एक मेन रीजन ये लेबर सप्लाई भी होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आके ये सेटअप करती है। ठीक है, क्लियर है। नाउ एक्सेस टू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिजली लगेगी। अर्लियर तो हम लोग देखते थे कि कोल वॉज द मेन सोर्सेज, कोल के सहारे। इवन आज अगर हम डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप नेशंस में देखें तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आज में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि अगर हमें उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाना है तो वहां एनर्जी लगेगी। अब कोई भी फैक्ट्री एक गांव में, एक एकांत में जाके तो इसलिए नहीं खोलेगा क्योंकि वहां एनर्जी सोर्स नहीं होगा, इसलिए वहां पे फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पे उनको पता बिजली कहां से लाऊंगा मैं, कोल अभी यहाँ है नहीं, यहाँ अभी पेट्रोलियम वगैरह की अभी कोई गुंजाइश है नहीं, मतलब बहुत रुपए लगेंगे वहां से उसको यहाँ लेके आने में। सो इसलिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये चाहती हैं, ये उस जगह पे अपने प्लांट सेटअप करती है जहां एनर्जी एक्सेस अच्छी हो। इसलिए आपने ये नहीं आपने देखा होगा कि जब सिटी के आउटसाइड बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वहीं पे सारी इंडस्ट्रीज लगती जाती है, वहीं पे सारी इंडस्ट्रीज बनती जाती है, क्योंकि वहां पे ये भी है
ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी चीजें आपको वहीं मिलेगी। और एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हमको वहीं पे मिल जाएगी। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होगी, गुड्स को पहुंचाने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं तो लोगों को लाने के लिए। मतलब कई बार आपने देखा होगा, जैसे भोपाल में क्या होता है, मैं आपको भोपाल का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या है, भोपाल का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो भोपाल से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएं, थोड़ा सा मंडीदीप में, तो मंडीदीप से लेके भोपाल में बहुत सारी बसेस चलती हैं। वो क्या करती है, मंडीदीप में फैक्ट्रियां हैं, तो वो भोपाल से वर्कर को बस में बैठाती है और मंडीदीप लेके जाती है। और रात में और शाम को अगर हम जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है, ठीक है, जो पीक आवर्स जैसे हम बोलते हैं 6-7 बजे अगर हम लोग देखें तो बसेस वापस आती रहती है मंडीदीप से उन वर्कर्स को बैठा के लेके। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें होनी चाहिए, पास में कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है। अब कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ जाती है कि आपने मान लो नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री सेटअप की, तो हम आपको इतने लाख हमने आपको दे दी 50 लाख की सब्सिडी, एग्जांपल समझो। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा इतनी सब्सिडी मिल रही है, वहां सेटअप कर लो। तो कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज भी लेके आती है, अगर उनको पता है कि ये रीजन डेवलप नहीं हो पा रहा है और उनको फिर गवर्नमेंट वहां इंडस्ट्रीज लगवाती हैं, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी ध्यान देते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कह रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, एक्सेस टू एनर्जी सोर्सेज, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, 1 2 3 4 5, ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और फैक्टर है, दैट इज एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। अब देखो एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होती है। जो एक इंडस्ट्रीज होती है ना, जब भी कोई इंसान इंडस्ट्री सेटअप करता है तो वो सोचता है कि जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बनी है मैं वहीं पे सेटअप कर लूं। अगेन यहाँ पे जो मैंने आपको भोपाल का एग्जांपल दिया था, आप आपके शहर में देखना, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं या नॉर्मल भी आप एक ठीक ठाक सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब साइज में जो बड़ी हो, ठीक ठाक इन द सेंस यहाँ मेरा साइज का है कि साइज में जो थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे तो सिटीज के बाहर क्या होता है, सिटीज के बाहर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन जाता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे ये बना तो है इतना खूबसूरत डायग्राम में, तो भूल गया, आप सोचो कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और वो इंसान यहाँ पे आया, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे आया, ठीक, अब वो इंसान आया, उसको फैक्ट्री सेटअप करनी है, इसके पास है, थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं, ठीक है, इसके पास है 1 CR रुपीज, 1 करोड़ रुपए लेके ये इंसान आया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकता है, या वो अपनी इंडस्ट्री इसी जगह पे, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आपको दिख रही है, इसी इंडस्ट्रीज के यहीं कहीं पीछे भी लगा सकता है। ठीक है, उसके पास 2 ऑप्शन है। अब ये इंसान इंडस्ट्री यहां पे लगाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है। इसके चांसेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप है, यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस इन इंडस्ट्रीज को जो फायदा हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है, और इन इंडस्ट्रीज के सहारे मेरी भी गाड़ी चल जाएगी। यहाँ बिजली नहीं हुई तो ये दूसरी इंडस्ट्रियलिस्ट सिर खुजा लेंगे, तो ये अपना फायदा करवाने के चक्कर में मेरा भी हो जाएगा, मेरे पास भी बिजली आ जाएगी। अब मैं यहाँ जाऊं, यहाँ अकेली सिर्फ मेरी इंडस्ट्री, अब यहाँ पे मान लो बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं अकेला कब कब चक्कर लगाऊंगा, और यहाँ तो एक हमारा पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होती है उन्हें हम एक कलेक्टिव ग्रुप, अगर आप उसका मीनिंग भी सर्च करेंगे गूगल पे, तो एक कलेक्टिव ग्रुप, मतलब अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूं तो उनको कहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि many industry benefit from nearness to a leader industries and other industries. These benefits are terms at agglomeration economies. जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगती है, कोई छोटा मोटा आता है, तो वो ये देखता है कि एक वहां पे हब है और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लीडर्स इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो मैं भी वहीं लगा देता हूं, उसके सहारे मेरी नाव भी निकल पड़ेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे मुझे अकेले माथापच्ची करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मुझे पूरा बेस बना हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए ये डायग्राम यहां पे लिया था, सो दैट आपको ये वाली चीज यहां पे क्लियर हो। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। नाउ एक और चीज हमें समझनी है, वो है कि व्हाट इज फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है? अब देखो,
अभी मैंने आपको ये बताया था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखता है। अब जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है ये इतनी ज्यादा चीजें नहीं सोचती है। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं कहीं भी ये इनको कहीं भी सेटअप कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती है जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, लाइक कंप्यूटर चिप्स की हो गई, कोई छोटे छोटे से मोबाइल पार्ट्स की हो गई, मतलब कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। सो फुटलूज इंडस्ट्री जो है वो इतना ज्यादा नहीं सोचती हैं कि मैं यहाँ सेटअप करूं, मैं वहां सेटअप करूं। फुटलूज मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे सेटअप कर लूं, मैं वहां पे सेटअप कर लूं, मतलब इन ये लोगों को इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। जो अभी हमने ये सारी चीजें देखी ना, ये जो सारी चीजें देखी है इनमें इनको इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। एक चीज पे ये लोग विशेष फोकस करते हैं फुटलूज इंडस्ट्री वाले कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए उस जगह पे जहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इसलिए अच्छी, जैसे हमने कोई कंप्यूटर की कोई चिप बनाई या मोबाइल का कोई छोटा मोटा पार्ट बनाया तो वो इजीली कहीं भी हम उसे भेज सके। बाकी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, ये कहीं पे भी हम इन्हें सेटअप कर सकते हैं, इनमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। इनका नाम ही बता रहा है फुटलूज, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पे भी सेटअप हो जाएगी। ये सारी चीजें इनको इतना मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। सो ये फुटलूज इंडस्ट्रीज होती हैं। बाकी अगर एक जनरल टर्म्स में कहूं, लेमन टर्म्स में कहूं, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज भी है ना, ये जो इंडस्ट्रीज होती है इन्हीं के आसपास ही सेटअप करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग भी देख लेते हैं कि हाँ जब इतनी सेटअप है तो हम भी यहीं कर लेते हैं, ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन इनका मेन रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट भले ही कहीं पे भी बने लेकिन अल्टीमेटली इनको कहीं ना कहीं भेजना तो पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेन फैक्टर बिहाइंड दिस। आई होप आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। ये जितनी भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर कोई चीज सही नहीं लग रही हो। बाकी आई होप, मुझे इतना विश्वास है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपियाड, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेगी। और ये यहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं ना ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई फी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम में जाके क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पे जाएंगे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के सभी वीडियोस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और ये जो वीडियोस होंगे ये वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज बनेंगे। सो अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से इन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, आप जहाँ से कंफर्टेबल है आप वहाँ से पढ़िए, यूट्यूब वेबसाइट कहीं से भी, वहाँ पे वीडियो नहीं मिल पा रहे तो वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।